भारत में लोकतंत्र की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं? चलिए, आज हम एक ऐसी स्व शासन प्रणाली की कहानी जानते हैं जो आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी से बहुत बहुत पहले से मौजूद थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंडा मानकी व्यवस्था की। अच्छा, जब हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे आपके दिमाग में क्या आता है? संसद, चुनाव, यही सब है ना? है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनमें से कुछ भी नहीं था? क्या ये हो सकता है कि वो हजारों साल पुरानी हो और उसकी जड़ें आदिवासी समाज से जुड़ी हों? तो उस सवाल का जवाब है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये तो भारत के सोशल हिस्ट्री का वो पन्ना है जिसके बारे में जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये व्यवस्था बनाई किसने और इसकी कहानी क्या है। चलिए, सबसे पहले इसके इतिहास और इसे बनाने वाले लोगों को ही जान लेते हैं। ये जो अनोखी व्यवस्था है ना, इसकी जड़ें जुड़ी हैं झारखंड की हो जनजाति से। ये समुदाय, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एथनिक ग्रुप का हिस्सा माना जाता है, ज्यादातर कोल्हान क्षेत्र में रहता है। इनकी अपनी भाषा है हो, और ये जो पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है, ये सिर्फ कोई कानून नहीं है, बल्कि ये तो उनके कल्चर और उनकी जीने के तरीके का एक आईना है। और सोचिए जरा, ये सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना असरदार था कि 1837 में ब्रिटिश सरकार को भी इसे ऑफिशियली मान्यता देनी पड़ी। विल्किंसन रूल के तहत इसे कानूनी दर्जा देना अपने आप में इस आदिवासी प्रणाली की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। तो चलिए, अब इस व्यवस्था की बनावट को समझते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर से। और हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है एक गांव से, जिसके मुखिया को कहा जाता है मुंडा। तो ये मुंडा आखिर होते कौन है? देखिए, वो सिर्फ एक मुखिया नहीं है, बल्कि गांव के एक तरह से गार्जियन है। उन्हें गांव के लोग ही चुनते हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है गांव में शांति, व्यवस्था और न्याय को बनाए रखना। और ये बात हमारे स्रोत भी कंफर्म करते हैं। यहाँ साफ लिखा है कि मुंडा गांव का प्रधान है और उसी की देखरेख में सारे सामाजिक और न्यायिक काम होते हैं। मुंडा की जिम्मेदारियां कई थीं। मतलब वो गांव के जज भी थे, पंचायत के फैसलों को लागू करने वाले ऑफिसर भी। इतना ही नहीं, वो बड़े अधिकारियों की मदद भी करते थे और गांव के लिए मालगुजारी यानी कि टैक्स इकट्ठा करने का काम भी उन्हीं का था। लेकिन कहानी सिर्फ एक गांव पर खत्म नहीं होती। चलिए, अब देखते हैं कि जब कई गांव एक साथ आते हैं तो ये व्यवस्था कैसे एक बड़ा और मजबूत रूप ले लेती है। तो होता ये था कि करीब 15 से 20 गांव मिलकर एक यूनिट बनाते थे। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपसी सहयोग और एकता की एक मिसाल है, जहां सारे बड़े फैसले मिलकर लिए जाते थे। गांवों के इसी ग्रुप को नाम दिया गया था पट्टी। इसे समझने के लिए आप एक तरह की सुपर पंचायत मान सकते हैं। मतलब इसका काम उन मामलों को सुलझाना था जो किसी एक गांव के बस की बात नहीं होते थे। और इस पट्टी का जो हेड होता था, उसे कहते थे मानकी। तो जब भी कोई बड़ा झगड़ा या विवाद होता, तो मानकी की ही लीडरशिप में सभी गांव के मुंडा एक साथ बैठते थे और मिलके उस प्रॉब्लम का हल निकालते थे। जैसा कि हमारा सोर्स भी हमें बताता है कि कई गांवों को मिलाकर पट्टी बनती है और उसके मुखिया को मानकी कहा जाता है। ये इस पूरे सिस्टम की दूसरी और बहुत ही जरूरी कड़ी थी। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के जो पिलर्स थे, वो सिर्फ मुंडा और मानकी ही नहीं थे। इनके अलावा भी कुछ और बहुत महत्वपूर्ण लोग थे जो इस पूरे सिस्टम को चलाने में एक खास रोल निभाते थे। इन्हीं में से एक थे तहसीलदार। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये गांव के रेवेन्यू ऑफिसर थे, जिनका काम था लगान यानी टैक्स इकट्ठा करना। फिर आते थे द्यूरी। ये गांव के धार्मिक गुरु या पुजारी होते थे। मतलब गांव में पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह तक हर शुभ काम उन्हीं की देखरेख में होता था। कह सकते हैं कि वो समुदाय के स्पिरिचुअल गाइड थे। और यहीं पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, और वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मुंडा गांव के पॉलिटिकल और जुडिशियल हेड थे, तो द्योरी धार्मिक मामलों के। सारी की सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं थी, और यही बैलेंस इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम में न्याय कैसे होता था। मतलब अगर कोई नियम तोड़ता तो उसे सजा कैसे मिलती थी। चलिए, अब जरा इनकी न्याय प्रक्रिया पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, सोर्स बताता है कि कुछ अपराधों को बहुत ही ज्यादा गंभीर माना जाता था, जैसे कि अलग अलग गोत्रों के बीच अवैध यौन संबंध,
और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गोत्र सिस्टम उनके समाज का बेस था और इसे तोड़ना मतलब पूरे सोशल स्ट्रक्चर पर हमला माना जाता था। इनका जो जस्टिस का प्रोसेस था वो बड़ा दिलचस्प था। सबसे बड़ी सजा होती थी समाज से बहिष्कार, मतलब सोशल बॉयकॉट। सोचिए कैसी सजा जो किसी को भी तोड़ दे। लेकिन वापसी का एक रास्ता भी था, प्रायश्चित। अगर दोषी इंसान अपनी गलती मानकर पूरे समुदाय को दावत देता था, मतलब एक भोज देता था, तो उसे माफ करके वापस समाज में शामिल कर लिया जाता था। और शायद यही इस न्याय व्यवस्था की सबसे खूबसूरत बात थी। जो भी जुर्माना अपराधियों से वसूला जाता था वो किसी एक की जेब में नहीं जाता था, बल्कि उसका इस्तेमाल पूरे समुदाय के भले के लिए, कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स के लिए होता था। ये सजा से ज्यादा एक सुधार था, जहां गलती करने वाला भी समाज की बेहतरी में अपना योगदान देता था। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां गवर्नेंस के इतने जटिल सिस्टम हैं, क्या हम मुंडा मानकी जैसी सरल, समुदाय आधारित और ज़मीन से जुड़ी व्यवस्था से कुछ सीख सकते हैं? शायद असली डेमोक्रेसी की जड़ें हमारे इतिहास में ही कहीं छिपी हैं। इस पे सोचिएगा ज़रूर।